नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रख कर लिए गए हैं, इसलिए क्लास अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पे आधारित और इससे पहले भी 1-2 क्लासेस आ चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्री 4.0 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अगस्त के बाद आउट होने वाला है, तो इसलिए बेहतर है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं। अक्टूबर नवंबर के लगभग आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भाववाच्य का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण निम्न में से कौन सा हो जाएगा। वाच्य जो है, वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो इनमें से जो भाववाच्य है वह हो जाएगा आपका बच्चा से उठा नहीं जाता है। बच्चा से उठा नहीं जाता है, ठीक है। वाक्य में जिस शब्द से भाव की प्रधानता का बोध हो, वाक्य में जिस शब्द से भाव की प्रधानता का बोध हो वहाँ पे आपका भाववाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य वह है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं। भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति यानी व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहना, ठीक है। व्यंजना यानी व्यंग्य कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात को प्रकट करना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यानी कि जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है। जब पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो ना, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे च की आवृत्ति कितनी बार हुई है, ठीक है। च की आवृत्ति यहाँ पे 3 बार हुई है, तो इस प्रकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनियुक्ति अलंकार है। इसमें अनियुक्ति अलंकार है। अनियुक्ति अलंकार यानी कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना करना, ठीक है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्याख्या करना, या फिर कहे तो किसी और के कंधे पर रखकर गोली दागना कह सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में है प्रतीप अलंकार, ठीक है। माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार का अर्थ क्या हो जाता है, उल्टा, ठीक है। प्रतीप अलंकार का अर्थ होता है उल्टा, यानी जिन पंक्तियों में उपमेय को उपमान या फिर उपमान को उपमेय की संज्ञा दी जाती है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। जिन पंक्तियों में उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय की संज्ञा दी जाती है वहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाएगा। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, पंक्ति में असंगति अलंकार है, यानी कारण कहीं और कार्य कहीं और, ठीक है। यानी कि मारा किसी और को गया और दर्द किसी और को रहा, यही क्या हो जाता है आपका असंगति अलंकार हो जाता है। गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ, असंगति अलंकार। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये किसका कथन है। तो वेद व्यास का कथन है। अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, ये वेद व्यास का कथन है। अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना गया है। तो उपमा अलंकार को। अलंकारों का शिरोरत्न उपमा अलंकार को माना गया है। अलंकारों का शिरोरत्न उपमा अलंकार को माना गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। अब ये विप्सा अलंकार क्या होता है। तो जब 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 किसी पंक्ति में हर्ष, उल्लास, घृणा, शोक, ठीक है, क्रोध इत्यादि भाव को प्रकट करने के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति मतलब 2 बार की जाए, ठीक है।
जब किसी पंक्ति में हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा, क्रोध इत्यादि भावों को प्रकट करने के लिए किसी शब्द की आवृत्ति 2 बार की जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका विवक्षा अलंकार हो जाता है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? ये सभी वर्णिक छंद हैं। तो वसंत तिलका वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इंद्रवर्जा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11। इंद्रवर्जा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता रहे, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता रहे आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? आचार्य विश्वनाथ। चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से कारक का उदाहरण, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? यानी कि कह सकते हैं कि से जो विभक्ति है ये किस कारक की विभक्ति, ठीक है। से जो विभक्ति है चाकू के बाद जो लगी है से, ये किस कारक की विभक्ति है? तो करण कारक की विभक्ति है, ठीक है। करण कारक की विभक्ति है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी आपका से होता है। इसके अलावा अपदान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से होती है, परंतु इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग भावों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपदान कारक का जो से विभक्ति है ये अलगाव की भावना को प्रदर्शित करता है। अपदान कारक की विभक्ति जो है से, ये अलगाव के भाव को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो ये आपका अलगाव के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। उसी प्रकार करण कारक जो है ये साधन को प्रदर्शित करता है, यानी किस साधन से कार्य किया जा रहा है। जैसे चाकू से सेब कट रहा है, ये सेब काट रहा है, तो सेब काटने का साधन क्या है? चाकू, ठीक है। चाकू से सेब काटा जा रहा है, तो यहाँ पे जो से विभक्ति आई है ये साधन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे जो से विभक्ति आ रही है वो आपका अलगाव के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार करण कारक की जो विभक्ति है से, ये साधन को प्रदर्शित करता है, और वहीं अपदान कारक की विभक्ति है जो से, ये आपके अलगाव के भाव को प्रदर्शित करता है। करण कारक की एक और मतलब आ जाता है, एक और विभक्ति इसकी आ जाएगी, जैसे के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है। से के द्वारा भी करण कारक के अंतर्गत ही आता है। उसका भाई व्यापारी है, वाक्य में विधेय है। वाक्य के 2 भेद है, विधेय और उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? यानी जिसके बारे में, वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो बात कही जा रही है उसके बारे में वो विधेय हो जाता है। जैसे उसका भाई व्यापारी है, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? तो उसका भाई के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जो क्या है? व्यापारी है। उसका भाई के बारे में बात की जा रही है, तो उसका भाई क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। उसका भाई क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। उसका भाई आपका हो गया उद्देश्य। उसका भाई क्या हो गया? आपका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य हो गया। व्यापारी है, उसका भाई के बारे में क्या बात कही जा रही है? कि वह, उसका भाई क्या है? व्यापारी है, तो ये हो जाएगा आपका विधेय, ठीक है, ये हो जाएगा आपका विधेय। तो इस प्रकार व्यापारी है क्या हो जाएगा? विधेय। अगला प्रश्न देखेंगे। रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। बताया आपको कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो वाक्य में जिस शब्द के द्वारा कर्ता का बोध हो वो क्या हो जाएगा? आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बढ़िया लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मकड़ी जाला बुन रही है, इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है। चूहे कपड़े कुतर गया, विधवा विलाप करके रोने लगी। विधवा विलाप करके रोने लगी। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विधवा विलाप करने लगी, ठीक है, विधवा विलाप करने लगी, विधवा विलाप करने लगी, विधवा विलाप करने लगी, यहाँ पे होगा विधवा विलाप करने लगी, विधवा विलाप करने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। भारत में अनेकों राज्य है, यहाँ पे भारत में अनेकों राज्य ना होकर के क्या हो जाएगा? भारत में अनेक राज्य है। अनेक तो अपने आप में आपका बहुवचन शब्द है, तो इसको अनेकों करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हंस पत्रिका की स्थापना की गई प्रेमचंद द्वारा। हंस पत्रिका की स्थापना 1930 में, हंस पत्रिका की स्थापना 1930 में प्रेमचंद द्वारा की गई। इसके अलावा हंस पत्रिका के संपादन कार्य भी किसने किया? तो प्रेमचंद ने ही किया। इनमें से कौन साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं रहे? तो केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल आलोचना के संपादक नहीं रहे। केदारनाथ अग्रवाल आलोचना के संपादक नहीं रहे, जबकि नामवर सिंह, अरुण मंडल, शिवदान सिंह चौहान ये आलोचना नामक साहित्यिक पत्रिका के संपादन मंडल में रहे, ठीक है।
इनमें से कौन सा उपन्यास तिलस्मी एआरी से संबंधित है? तो चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता उपन्यास जो है ये तिलस्मी एआरी से संबंधित है। मुक्तिबोध कहाँ से थे? गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। गजानन माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था वहाँ पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक की डायरी, काठ का सपना, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो परिमल एक साधारण काव्य है, किनके द्वारा रचित? निराला द्वारा रचित। परिमल एक साधारण काव्य है जिसके रचयिता कौन रहते हैं? निराला रहते हैं, ठीक है। विष्णुप्रिय प्रबंध काव्य है, किनका है? विष्णुप्रिय प्रबंध काव्य तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। विष्णुप्रिय जो प्रबंध काव्य है ये मैथिली शरण, विष्णुप्रिय जो प्रबंध काव्य है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का है विष्णुप्रिया। कनुप्रिया किनका है? कनुप्रिया किनका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। कनुप्रिया जो है ये धर्मवीर भारती जी का है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी का है। आत्मजयी किनका है? आत्मजयी किनका है? तो आत्मजयी आपका कुंवर नारायण का है। आत्मजयी किनका है? तो कुंवर नारायण का है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो मेरी बात अनोखी हवा हूँ, इन पंक्तियों के कवि कौन है? हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, इन पंक्तियों के कवि कौन रहे? तो इन पंक्तियों के कवि रहे केदारनाथ अग्रवाल। इन पंक्तियों के कवि कौन रहे? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ठीक है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये केदारनाथ अग्रवाल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इस वजह से मैंने लिए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे झांसी की रानी झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति जालियांवाला बाग। झांसी की रानी झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति जालियांवाला बाग, ये सभी रचनाएं किनकी है? ये सभी रचनाएं आपकी हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं जो मैंने बताया अभी। चांद का कुर्ता कविता के कवि कौन है? चांद का कुर्ता कविता के कवि कौन रहे? तो चांद का कुर्ता कविता के कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर। चांद का कुर्ता कविता के कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये धूप और धुआं काट दीजिएगा, इतिहास के आंसू, ठीक है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, ये दिनकर की कुछ प्रमुख रचनाएं रहीं। रामदृष्ट त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी, ये रामदृष्ट त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऊपर वाली दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं रहीं। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। गीतों का राजकुमार उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोपाल सिंह नेपाली। गीतों का राजकुमार उपनाम से कौन जाने जाते हैं? गोपाल सिंह नेपाली। बस की यात्रा के व्यंग्यकार कौन रहे? हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा के व्यंग्यकार रहे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यंग्यपरक रचनाएं देखते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, पगडंडियों का ज़माना, सुनो भाई साधो, वैष्णव की फिसलन। जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, पगडंडियों का ज़माना, सुनो भाई साधो, वैष्णव के फिसलन, ये हरिशंकर परसाई जी की कुछ महत्वपूर्ण व्यंग्यपरक रचनाएं हैं, याद रखिएगा इन्हें। आगे देखेंगे वन लाइनर से कुछ 6-7। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत किसका है? ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किसका आधार है? द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद का आधार है। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि किसने माना है? नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है, ठीक है। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि डॉक्टर नामवर सिंह जी ने माना है। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किसका आधार है? प्रगतिवाद का आधार है। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत किसका है? मार्क्सवाद का सिद्धांत है। प्रगतिवाद या प्रगतिवादी कवि कौन कौन है? तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन, ये सभी प्रगतिवादी कवि रहे। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन, ये सभी प्रगतिवादी कवि रहे।
इसके अलावा फूल नहीं रंग बोलते हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपके केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, ये रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप। अच्छा, अब दो ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने होंगे। ये मतलब एक तरह का होमवर्क इसे मान सकते हैं आप, ठीक है। इससे पहले भी क्लास में हमने दिया था, परंतु उसके कोई उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं आए। तो कृपया करके जो भी क्लास को देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे तो मैं अगली क्लास में जब आऊँगी तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं बता ही दूँगी, लेकिन फिर भी आप भी ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा इनका उत्तर, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अभी न्यू ही बनाया है, ज़्यादा मतलब अभी सब्सक्राइबर भी नहीं जुड़े हैं उतने। तो अगर आप लोगों को इन क्लासेस का PDF चाहिए तो आप ज़रूर से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे, इसके अलावा अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास नहीं चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास नहीं बल्कि लाइव क्लास चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर लाइव क्लास ही लेकर आएंगे, क्योंकि फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा करना पड़ेगा ना कि जैसे PPT और मतलब PPT ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जैसे अभी तो रिकॉर्डेड रहती है तो 20 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम लाइव क्लास तो 20 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते, उसके लिए तो फिर क्लास थोड़ी लंबी चलानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उस हिसाब से हमें PPT भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।